हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज जाएंगे गुजरात। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। गांधीनगर में होगा ये शपथ ग्रहण समारोह। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का सीएम मनोहर लाल पर तंज, बोले हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बदल दें, सारा कलेश ही कट जाएगा। हरियाणा में गन्ने के एमएसपी में बढ़ोतरी पर गुरनाम चढ़ूनी का बयान, दाम में बढ़ोतरी को बताया नाकाफी, बोले पंजाब के बराबर 50 रुपए बढ़ाए रेट तो जरूर करवाएंगे मुंह मीठा। मंडी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के दौरान गरमाया माहौल, सीवरेज टैंक के विरोध में कांग्रेसी नेता और कैबिनेट मंत्री में जुबानी जंग। महेंद्र सिंह बोले सरकारी मंच में बाधा ना डालें। फर्जी डिग्री मामले में गरमाई हिमाचल की सियासत, पूर्व सीएम शांता कुमार ने अपनी ही सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। विधायक राजेंद्र राणा बोले जल्द पीएम, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को लिखूंगा खत। और दिल्ली के बाद हरियाणा में भी रहस्यमय बुखार का कहर, पलवल के गांव चिल्ली में 10 दिन में 8 बच्चों ने तोड़ा दम। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ। जी हां, आज शपथ ग्रहण समारोह भूपेंद्र पटेल का होने जा रहा है और आज अपने पद की शपथ लेंगे, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। और इस समारोह में कई जो सियासी हस्तियां हैं वो पहुंचेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज गुजरात जाएंगे और भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। गांधीनगर में ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि गुजरात को नया सीएम मिला है। गुजरात के नए सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तो पीएम मोदी के गढ़ में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अलग अलग प्रदेश जो बीजेपी शासित हैं वहां के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज गुजरात जाएंगे और इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। और वहीं पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तंज कसा है। कहा गुजरात के सीएम बदले गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम को भी बदल दें तो सारा कलेश ही खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार को तो दिवालिया निकल ही चुका है, अब हरियाणा का मुख्यमंत्री भी अगर बदल जाता है तो सारा कलेश ही कट जाएगा। अरे यहाँ एक कहावत है कि मारने के तो सींग पकड़ोगे, जुटेगा क्या करोगे। वो तो लगातार इस किस्म के वाहियात बयान देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, उससे भी पूछना। वो कहता है हमारा गठबंधन पति पत्नी का साथ है। अब उनसे पूछो तुम्हारे में पति कौन है और पत्नी कौन है। तो वहीं बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की, जिसकी ओर से सिरसा में किसान मजदूर व्यापारी युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होते, चाहे सरकार जितने भी अत्याचार कर ले। हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़े, उस पर उन्होंने कहा कि ये नाकाफी हैं। इन बढ़े हुए दाम को नाकाफी बताते हुए चढ़ूनी ने कहा कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री दमदार हैं तो पंजाब के बराबर 50 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाएं तो किसान उनका भी मुंह मीठा करवाने जरूर जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में मिशन पंजाब चलाकर और पंजाब में राज्य सरकार से छीन लिया, सभी राजनीतिक पार्टियों से छीन लिया जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आज तक के किसानों के शोषण की कारण रही हैं। अब हमें कोई हमारी कनपटी का पिस्तौल रख के नहीं लूट रहा, अब कानून बना के लूट रहे हैं। और कानून वो बनाते हैं जो राजनीति में जाते हैं और राजनीति में वो जाते हैं जो कारपोरेट के दलाल हैं। कारपोरेट के दलालों को सत्ता से बाहर करें। तो वहीं किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार को
के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सिरसा से बीजेपी सांसद ने कहा कि विपक्षी ताकतें इस तरह की हरकतें कर रही हैं, लेकिन अब किसानों को समझ आ रहा है और आंदोलन का हल बातचीत के जरिए ही निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा है, तो वहीं अगर एमएसपी की बात करें तो फसलों पर सबसे ज्यादा एमएसपी प्रदेश में ही दी जा रही है। दरअसल सुनीता दुग्गल सिरसा में बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंची थी। विपक्षी ताकतें हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हमारा किसान भाई उस बात को समझने लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अगर सबसे ज़्यादा एमएसपी कहीं दी जा रही है तो कितने सबसे ज़्यादा फसलों पर जो है वो अगर कहीं एमएसपी दी जा रही है तो वो हरियाणा में दी जा रही है। और अब बात करते हैं सियासतदानों में छिड़ी जुबानी जंग की। मंडी के करसौग में आयोजित जनमंच में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और कांग्रेसी नेता गुरबख्श सिंह के बीच बहस हो गई। इस जुबानी जंग से थोड़ी देर के लिए जनमंच का माहौल तनावपूर्ण भी हुआ, लेकिन बाद में पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस नेता को वहां से हटा दिया। दरअसल गुरबख्श सिंह अपने गांव बगशालाना में बनने जा रहे सीवरेज टैंक निर्माण का विरोध कर रहे थे। उन्होंने दलील दी कि इससे गांव में प्रदूषण फैलेगा और ऐसे में इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। साथ ही इसके निर्माण में जाने वाली निजी भूमि को भी सरकार को नहीं देने की बात उन्होंने कही। इस पर मंत्री जी तलक हो उठे और उन्होंने कांग्रेस नेता को कहा कि ये तो सरकारी मंच है और इसमें कोई बाधा ना पहुंचाई जाए। अगर निर्माण कार्य में कोई निजी भूमि आ रही है तो उसका सरकार अधिग्रहण करेगी और के बदले में मुआवजा भी देगी। बह गया था तो उसके बाद किसी भी खड्ड के किनारे कोई भी ऐसी सरकारी जो संपत्ति को। तो वहीं हिमाचल में 23वें जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन बिलासपुर में कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया, वो भी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के सामने। मंत्री जी के सामने ही दो गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद जम के दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर जुबानी हमले किए गए। तो ये तस्वीरें आपको बिलासपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर हिमाचल के 23वें जनमंच कार्यक्रम में जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसमें हंगामा हुआ। और हिमाचल के फर्जी डिग्री मामले की अब बात करते हैं। इस मामले पर सियासत फिर से गर्मा गई है। पूर्व सीएम शांता कुमार ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हैरानी है कि इतने गंभीर मसले पर सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। साथ ही उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी सिफारिश की है। पूर्व सीएम ने सवाल उठाए कि जब फर्जीवाड़ा हो रहा था उस वक्त सीआईडी क्या कर रही थी। बता दें कि हिमाचल में एक के बाद एक फर्जी डिग्री के मामले सामने आए हैं और इनमें नामी यूनिवर्सिटीज के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से इसके तार जुड़े हैं और अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं हिमाचल में पूर्व सीएम शांता कुमार की ओर से। शर्म आती, हिमाचल के माथे पर कलंक का टीका है। डिग्रियां बिकती रही लाखों के हिसाब से कई वर्ष तक, और भारत की फर्जी डिग्रियां कई प्रदेशों में बिकती रही और हिमाचल सरकार को पता नहीं लगा। मैंने तो कहा था कि उस समय की सीआईडी को पकड़ो। जब हम विपक्ष में होते हैं तो सीआईडी मेरे होटल के नीचे बैठी रहती थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मिला, कौन नहीं मिला, लेकिन फर्जी डिग्री का पता नहीं लगा। यानी आप सोचिए ये क्या हो गया हिमाचल प्रदेश को। आखिर फर्जी डिग्री जब बिकती थी, किसी परिवार में कुछ लोगों को पता लगता था, चर्चा होती होगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस को पता नहीं लगा, ये नहीं हो सकता सरकार के लोगों को पता लगा, लेकिन ये लाखों का मामला था, करोड़ों का मामला था। और दुर्भाग्य है कि पैसे के आगे सब बहुत कुछ बिक जाता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधायक ने कहा कि इस मामले में सरकार और बीजेपी से कई लोगों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो जल्द ही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे।
देखिए, ये मामला जो है पिछले साल फरवरी में जब हमारा बजट सत्र था 2020 में, उसमें ये मामला जो है ध्यान में आया और उस समय हमने विधानसभा के अंदर भी मामला उठाया और उससे पहले जो पुलिस ने इस दौरान जो इंक्वायरी करी है उसमें बहुत कुछ पाया गया है और 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, अरेस्ट भी किया गया। और जब ये विधानसभा के अंदर जो है सदन में इस मामले को उठाया गया तो उस वक्त जो है सरकार ने 19 मेंबर की कमेटीज़ एडीजीपी के अध्यक्षता में जो है एसआईटी का गठन किया। उसके बाद 2 लोग अरेस्ट हुए। देखिए, मामला ये है कि 2007 दिसंबर में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उस समय 2008 में भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रेम कुमार धूमल जी की अगुवाई में सरकार बनी थी, उसमें ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए और उस समय जो एक्ट लेके आए उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस समय विरोध करती रही कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और छोटा राज्य है, यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का प्रचलन जो है वो नहीं होना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में 17 विश्वविद्यालय 17 विश्वविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट को इजाज़त दी गई उस दौरान। और उसमें आप देखिए, हैरानी इस बात की है कि 3 विश्वविद्यालय सोलन जिला में एक ही पंचायत में खोले गए। एक पंचायत में कॉलेज हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, 3 विश्वविद्यालय एक पंचायत में। और उसी दौरान ये जो है 2008 में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया उस दौरान मानव भारती विश्वविद्यालय इसके लिए इन्होंने आवेदन दिया कि हम भी यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। देखिए, ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय का जो मेन आदमी है, जो इसका मालिक है, वो 2008 से पहले उसमें हिमाचल प्रदेश में उसके खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज हुए थे। और अब बात करते हैं रहस्यमयी बुखार की। दिल्ली के बाद अब इस बुखार ने हरियाणा में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुखार के कारण पलवल के गांव चिल्ली में पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की माने तो बच्चों की मौत डेंगू की वजह से हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बुखार की मौतों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाँव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों को डेंगू और मलेरिया का टेस्ट किया जा रहा है, साथ ही कोविड टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाएं, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हतीन में भी डेंगू बताया जी सर। डॉक्टर ने नहीं लिया सर ने, मैंने कई डॉक्टरन पे दिखाया सर। फिर वहाँ से हतीन से मैं लल्हड़ लेकर नहीं गया, ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर लल्हड़ में भी डॉक्टर ने ये कही कि इसका डेंगू है, ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चा के आग लगी पड़ी पूरे शरीर में, तो बच्चा नुकनी सुबह 6 बजे ख़त्म होगा जी। इसमें कुछ हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ 1-2 मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविजन है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है इसमें बचाव के लिए। और अब बात करते हैं करनाल की, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पौष इलाके में घुसकर लुटेरे हथियारों के दम पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला सेक्टर 9 से सामने आया है, जहां बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर हमला बोल दिया। करनाल का सेक्टर 9 बदमाशों का अड्डा बन गया है। आए दिन यहाँ बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कहने को तो यह इलाका पौष माना जाता है, पर जिस तरह से बदमाश बेखौफ होकर यहाँ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए। रात करीब 1:15 बजे तकरीबन 5 लुटेरे हथियार लेकर एक घर में घुस जाते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इन बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। आराम से बदमाश घर में घुस गए। घर में बुजुर्ग दंपति रहता है, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल बताई जा रही है। लुटेरों ने न सिर्फ उन्हें बंधक बनाकर लूटा, बल्कि उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। बुजुर्ग महिला के कान से बाली निकालने के लिए बदमाशों ने उनके कान तक काट दिए। 5 लड़के थे। तो क्या किया उन्होंने जी? वो आते ही 3 ने मुझे पकड़ लिया। जब ये मैं दरवाजा आवाज़ सुनी ना, आवाज़ आई है, मैं उठ के बैठा ही था। 3 आदमी आके एकदम मुझे घेरना मारना शुरू कर दिया। आधा घंटा मैं उनके साथ स्ट्रगल करता रहा। तो लेकर फिर वो मुझे चाबी मांग रहे थे। पहले तो मेरे पैसे जो उधर थे वो ले लिए, फिर कहते जी उधर के अलमारी की चाबी दो। मैं क्या मुझे नहीं पता कहाँ है। जब उन्होंने चाकू मेरे गर्दन पे रख लिया और कहते मैं आंटी को मार देंगे,
तो फिर मुझे बताना पड़ा, फिर चाबी भी उन्होंने सारी पहले नीचे गिरा रखी थी, फिर वो चाबी दी, वो फिर जो पैसे पड़े थे 40-50 हज़ार रुपया वो ले गए निकाल। खबर मिलने पर जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो दोनों बुरी तरह से सहमे हुए थे। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये जी हमारे को 2:15 बजे के आसपास रात को सूचना मिली है कि मकान नंबर 1702 सेक्टर 9 में कुछ चोर घुसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत बिल्कुल उसी टाइम हम मौके पे आ गए थे। सायरन वगैरह बजाए तो आसपास के सायरन बजाते हुए आए ना, तो आस पड़ोस के आदमी तब तक आ गए थे। दीवार फांद कर अंदर जाके देखा तो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, 2 अंकल और आंटी जी, एज काफ़ी है इनकी, 80 प्लस ही है अंकल जी की। तो अंदर जाके देखा तो ये कमरे में थे। इनको बाहर निकाल के पूछताछ करने की कोशिश करी, बट ये बहुत सहमे हुए थे। इनको उसी टाइम गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल में पहुंचवाया गया जी, और एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया। इनकी स्टेटमेंट वगैरह हॉस्पिटल में लिख ली गई। इससे पहले भी इसी घर में बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। साफ है कि बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया, इसलिए इसी इलाके में बार बार लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर में पढ़ने वाली एमबीबीएस की छात्रा की, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। रुचि फाइनल ईयर की छात्रा थी जो रोहतक के छोटू रामनगर की रहने वाली थी। दरअसल रुचि अपनी एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में दोस्तों के साथ मूर्थल ढाबे पर खाना खाने जा रही थी, लेकिन रास्ते में जाते वक्त गाड़ी पलट गई। हादसे में रुचि की मौत हो गई तो वहीं छात्रा के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ये हादसा है या फिर हत्या, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इधर से तो कैब में गए ना, कैब में लड़कियां सारी अपना कैब करके गई। और इस एक्सीडेंट में एक लड़की रुचि सुरेश रोहतक की रहने वाली थी, वो एक्सपायर हो गई है। जिस सूचना पर मौके पे पहुंचे थे वो अन्य उसमें 4 लड़की और 1 लड़का अन्य थे जिनको गाड़ी से निकाला गया, और इस संबंध में पूछताछ जारी है। और वहीं झज्जर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली विवाद के चलते युवक ने अपनी चाची को नेहरू कनाल में धकेल दिया। अभी तक मृतका का शव बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर उसका 1 दिन का रिमांड भी ले लिया है। वारदात झज्जर के गांव मुबारकपुर में हुई है, जहां पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां मामूली विवाद के चलते युवक ने अपनी चाची को नेहरू कैनाल में धकेल दिया। कोई सीसी फुटेज हाथ आई है जिसमें बताया भाई ये सोनू नाम का लड़का मोटरसाइकिल में बैठाकर कोसली की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। तो फुटेज के आधार पर जो मुद्दई राज सिंह था उसने दोबारा पुलिस में दरखास्त दी है और मुकदमा में धारा 302, 203 ईजाद की गई है। और मन में कुछ करने का जज्बा हो तो राह में मुश्किलें भी रोड़ा नहीं बन पाती। ऐसे ही जज्बे के साथ तेलंगाना का एक चित्रकार देश भर की यात्रा पर निकला है। इसकी चित्रकारी देखकर आप भी इसके कायल हो जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कला क्या होती है और कलाकार कौन होता है, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पिछले 15 दिनों से कुरुक्षेत्र में घूम घूम कर आम जनमानस, प्रकृति, हरियाणा की संस्कृति, स्मारक और तीर्थ स्थलों की अद्भुत पेंटिंग करते इस कलाकार से मिले, जिनका मकसद आने वाली पीढ़ी को देश की अलग अलग संस्कृति, सभ्यता और धरोहर के बारे में बताना है। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के छोटे से गांव चेन्नूर के रहने वाले पोचम गरीब किसान परिवार से हैं। चित्रकला के शौक में देश भ्रमण पर निकल पड़े। 2017 से यात्रा की शुरुआत की और इसका नाम दिया कला यात्रा। कुरुक्षेत्र आके 15 दिन हो गया। यहाँ बहुत अच्छा लगा, जगह भी बहुत अच्छा है। कुछ ना चुना कर बना दिया, ये 2 दिन से बना रहा है। बहुत बड़ा है, देखने में बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी कोशिश किया, अच्छे से ड्राइंग आ गया। और ये क्या है, आजकल फाइनेंस करने स्टूडेंट आजकल नहीं कर रहा है, सब लोग फ़ोटो खींच कर कर रहा है। कम से कम ये कला यात्रा करने के बाद हर यूनिवर्सिटी में BFA स्टूडेंट कुछ रेफरेंस मिलेगा। अरे कला यात्रा मतलब क्या है, लाइव ड्राइंग करना कहीं ना कहीं सीख जाएगा बच्चों लोग, फाइनेंस करने स्टूडेंट। पिछले 4 साल के दौरान पोचम 17 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं
और इस दौरान संस्कृति पर आधारित करीब 13,000 चित्र बना चुके हैं। आर्थिक दिक्कत तो है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो इनकी मदद करते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए देश की संस्कृति को संजोकर रखना पोचम का ये प्रयास वाकई सराहनीय है। जरूरत है तो आर्थिक मदद के जरिए इनके हौसले को आगे बढ़ाने की। अशोक यादव, न्यूज़ 18, कुरुक्षेत्र। और कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद अब जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि पूरा देश इस वायरस को हरा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना काल में कुछ सवाल लोगों के मन में आए कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीका आपके डीएनए को संशोधित करते हैं और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो अब आपके फोन पर ही इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपने बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। तो देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहने। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।